नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 की गणित का एक मॉडल पेपर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके के आप मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करिए और यदि आपको कोई समस्या है तो हमें से कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट ज़रूर करिए, उसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और अब मैं आपको अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, कैसे परीक्षा में हल करना है, सब कुछ बारी बारी से एक एक करके आसानी से बताऊंगा ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए। आप समय ज़्यादा बचा नहीं है तैयारी के लिए, तो आप पूरा अपना जोर लगा दीजिए। और हाँ, यदि कोई समस्या हो तो उसको पूछिए, कहीं से भी मिले उसको जरूर समझिए। ठीक, तो यहाँ पर एक हम मॉडल पेपर लिए हैं और इस मॉडल पेपर से अपनी कहीं कि हम कितना हल कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, और जो खामियां हैं आप समझते चलिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो गणित है ये निर्देश पढ़ लेना है। खैर, इसको हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको हल करना सिखा रहे हैं। तो पढ़ने के बाद आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को जमा शीट पर कोई माइनस मार्किंग होती नहीं है तो करिए। तो वही हम आपको हल करवाते हैं, करते हैं। यहाँ पर खंड आ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें 20 प्रश्न आएंगे, 20 के 20 आपको हल करने हैं। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न आपको हल करके बताएंगे। ठीक, तो पहला कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का 60 तथा HCF 3 या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो उनको देखिए कैसे हल करें, देखो समझिए और सूत्र याद रखना। तो पहला नंबर आपको बताते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का LCM दे दिया, यानी LCM बराबर हमें दे दिया 60। और क्या दे रखा है HCF, मतलब कि HCF बराबर हमें 3 दे दिया है, 3 दे दिया। ठीक है, HCF 3 दे दिया है। कह रहा एक संख्या 12 है, एक संख्या हमें दे दिया बराबर 12। कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको पता होना चाहिए दूसरी संख्या बराबर, हम लिख लिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र जरूर याद रखिए। तो देखो ये सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो देखो हमें दो संख्याएं पता नहीं है, एक पता है। तो हम देखो दो संख्याएं, मतलब एक तो हमें 12 दे दी गई है, तो एक की जगह हम लिख देंगे 12 गुणा दूसरी पता ही नहीं है, तो दूसरी संख्या एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर LCM हमें पता है 60 है, तो 60 गुणा HCF भी 3 पता है, तो 3 लिख देंगे। तो अब देखो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो 12 को इस तरह पक्षांतर करके ले आओ, तो इधर बचेगा दूसरी संख्या बराबर 60 गुणा 3 बटे में ये 12, 12 कम 12, 12 पंचे 60। तो यहाँ से दूसरी संख्या जो है वो आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 5 गुणा 3, तो ये बराबर 5 × 15, और ये 15 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा, और 15 हमें ऑप्शन में बी में दे रखा है, तो यही सही हो जाएगा। अब देखो दूसरा का एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर जो शब्द ये शून्येतर है, इसका मतलब होता है जो शून्य ना हो। ठीक है, जो शून्य के बराबर ना हो, के बराबर ना हो। ठीक है, तो शून्य के बराबर मतलब शून्य को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं क्या होंगी, शून्येतर होंगी। ठीक, शून्य को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं क्या होंगी, शून्येतर होंगी। तो मान ले हम जैसे 2 और इंटू √2 को कराएं, तो ये क्या आएगा, 2√2 आ जाएगा। अब 2√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय है। ठीक है ना, अपरिमेय ही तो है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर मतलब ये सदैव एक शून्येतर संख्या, ये सदैव अपरिमेय संख्या ही आएगा इसका, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आशा है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब तीसरा नंबर सवाल हम देखेंगे। देखो ये सवाल दे दिया, तीसरा कह रहा है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। तो जब भी के हल पूछ दे तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, ये दोनों समीकरण देख लेते हैं और इनको a1 b1 c1 के मान जरूर निकाल लेंगे। फिर a1 b2 a1/a2 b1/b2 करके देखेंगे। यदि बराबर आ रहे सभी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बराबर नहीं आ रहे तो अद्वितीय हल होंगे, और a1/a2 बराबर b1/b2 आ जाए तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम इसको चेक करते हैं। ठीक, तो पहला देखो समीकरण अगर हम पहले से देखें उससे क्या करेंगे, उससे हम मान निकालेंगे कुछ इस तरह। हम पहले समीकरण का जो मान लिखते हैं ना, उनको हम a1 b1 करके लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं a1 बराबर
a1 बराबर होगा 1। देखो पहले समीकरण में x का गुणांक जो होता है वो a1 लिखा जाता है, ठीक, और y का गुणांक होता है वो b1 लिखा जाता है। तो b1 बराबर 2 हो जाएगा और c1 बराबर होता है अचर पर यानी -5। इसी तरीके से a2 बराबर होगा दूसरे समीकरण का x का गुणांक यानी कि 4, और इधर से b2 बराबर दूसरे समीकरण का y का गुणांक यानी कि 8 हो जाएगा, और c2 बराबर यहाँ से आ जाएगा -20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करा लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे a1/a2 बराबर तो देखो a1 का मान क्या निकला 1 निकला और a2 का 4, ठीक। और चलो b1/b2 कर लेते हैं, b1/b2 बराबर, तो b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 8। तो ये 2 से संख्या कट जाएगी, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 बराबर 1/4 ये भी आ गई। अब c1/c2 भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो c1 का मान आया -5 और ये है -20। तो माइनस से माइनस कटे, ठीक, माइनस ये कटे। अब देखो 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो ये बराबर 1/4 आ गए। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं a1/a2 बराबर भी 1/4 यानी सबके 1/4 आ गए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे c1/c2 सबके बराबर 1/4 आ गया। इसलिए ये रेखाएं कैसी बनेंगी, संपाती बनेंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक होंगी, ओवरलैप करेंगी, ठीक है, संपाती होंगी। इसलिए समीकरण निकाय के ये जो है ना अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हमें किस ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन बी में दे रखे हैं, यही सही हो जाएगा, ठीक। आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर देखते हैं। अब देखो चौथा नंबर जो है कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त होते हैं, है ना। ये सवाल का यानी 70 में जब विभाजित किया जा रहा है तो शेष फल 5 हो रहा है और 125 को विभाजित किया ना तो 8 प्राप्त हो रहा है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो 70 से जब विभाजित कर रहे हैं तो 5 से प्राप्त हो रहा है, तो 70 में हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 65। इसी तरीके से 125 को जब विभाजित किया जा रहा है तो कितना प्राप्त हो रहा है 8 शेष, तो इससे 8 हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा 117। अब क्या करो 165 और 117 के कर लो पहले अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो 65 के अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 13 × 5 = 65, 13 × 5 और 117 करेंगे तो ये आ जाएगा 13 × 9 = 117 होते हैं। तो यहाँ से इनका HCF कितना निकलेगा, HCF बराबर आ जाएगा 13। जो HCF देखो होता क्या है, जो सब में मिले वो HCF है, तो 13 मिल रहा है तो 13 ही HCF हो जाएगा, तो 13 HCF हो गया। HCF हमें पता चल गया। अब HCF पता चल गया तो वो बड़ी से बड़ी संख्या यही हो जाएगी हमारी HCF ही, ठीक है। तो यानी इसका ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा 13 नंबर। अब देखो यहाँ 5वां नंबर क्या कहता है, कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 3 के हमें प्रथम 5 गुणज ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे 3 के प्रथम 5 गुणज। गुणज मतलब, तो देखो गुणज मतलब जिनमें 3 का भाग जाए, ठीक, वो प्रथम 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो एक खुद 3 हो जाएगी, इसके बाद 6 हो जाएगी, ठीक है, फिर 9 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी। तो अब अगर ये सवाल को देखें तो सवाल तो ये समांतर श्रेणी का है, तो सूत्र से हल कर सकते हैं और बिना सूत्र के भी हल हो जाएगा। तो हम आपको सूत्र से ही बता रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक बन गई समांतर श्रेणी, ठीक। तो यानी यहाँ से इसका प्रथम पद क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद ये 3 रहेगा, 3 के, और इस प्रथम पद को A कहा जाता है, तो प्रथम पद A बराबर 3 आ गया। फिर होता है सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर को हम D लिखते हैं, स्मॉल d। तो D यहाँ से आ जाएगा, मतलब दूसरे पद में प्रथम पद घटाते हैं, जैसे 6 - 3 करेंगे, 6 - 3 करेंगे तो ये बराबर भी 3 ही आ जाएगा। इतना आ गया। अब यहाँ से n मतलब होता है पदों की संख्या, कुल कितने पद है, 1 2 3 4 5 है, तो n बराबर 5 आ गया, ठीक।
तो अब देखो एस एन बराबर एक सूत्र होता है, यानी n पदों का योगफल बराबर सूत्र होता है। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और तो यहाँ पर s कितना है 5 और n के स्थान पर 5 है तो 5/2 हो जाएगा। 2 इंटू a का मान देखो 3 है तो 3 रख देंगे, प्लस n का मान 5 है, -1 इंटू डी भी 3 निकल कर आया है। तो यहाँ से 5/2। अब देखो 2 3 6 प्लस 5 में गया 4 बचा तो 4 गुणा 3 रहेगा। अब देखो 5/2 इंटू 6 प्लस 4 थे 12। तो यहाँ से 5/2 इंटू इनको 12 6 18, 2 एकम 2 2 9 18। तो यहाँ से 5 9 कितना हो जाएगा, यानी ये 5 और 9 का गुणा 45 इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, बहुविकल्पी है, तो आंसर हो जाएगा यानी 45। ये ए नंबर इसका भी सही है। आशा ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। देखो छठवां कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करने के लिए हमें 4 कथन दे दिए गए। समीकरण के विविध कर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविध कर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक है, ऐसा यहाँ पर कह दिया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण ये दिया गया है इसको लिख लेते हैं। हमें दे दिया गया है समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0। तो अब इसके देखो जब भी विविध कर कह दिया तो इसका विविध कर तो ज्ञात करना होगा। तो विविध कर ज्ञात करने के लिए हम इसके ए बी सी के मान निकालेंगे। तो यहाँ से a बराबर देखो क्या होता है, a बराबर x² का गुणांक होता है, ठीक, और b बराबर होता है x का गुणांक, जैसे कि यहाँ पर है -4, और c बराबर होता है अचर पद यानी कि 3 हो जाएगा। तो विविध कर कह दिया है तो विविध कर का एक सूत्र होता है, विविध कर को हम कैपिटल डी लिखते हैं। तो कैपिटल डी बराबर होता है b² - 4ac, ये सूत्र होता है, ठीक। तो यहाँ से डी बराबर जो है ना वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा b का मान कितना -4, तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू सी नहीं a का मान है 2 इंटू सी का मान है 3। तो यहाँ से देखो 4 का वर्ग प्लस हो चाहे माइनस, ये हमेशा वर्ग धनात्मक ही आता है, तो हो जाएगा 16 -2 3 2 3 6 और 6 चौको 24 माइनस के ये 24 रहेगा। तो 16 - 24, 16 में 24 घटाओ तो बचेगा -8। अब देखो यहाँ पर चूंकि विविध कर का मान ऋणात्मक आया, ऋणात्मक आ गया, तो ऋणात्मक आने से एक तो ये शून्य से कम हो गया। अब जब ये विविध कर ऋणात्मक आ रहा है तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तो ये पहली और दूसरी बातें दोनों सही हो गई। जब दोनों सही हुए तो ये पहला और दूसरा कथन हमें ऑप्शन में दे रखा है, यही वाला सही हो जाएगा। आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 7वां नंबर जो है वो देखो क्या कहा है, 7वां कह रहा है AOBC एक आयत है। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, एक AOBC एक आयत बना लेते हैं। अब कह दिया है जिसके शीर्ष यानी A के जो निर्देशांक है 0,3, तो इसके होगा 0,3, फिर O के 0,0 यानी 0,0 है, B के 5,0 है, 5,0 है, और C के यानी इसके पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा है तो इसका विकर्ण है, विकर्ण पूछ लिया। तो देखो एक तो विकर्ण ये हो जाएगा A से B तक, और एक होगा ये। तो हमें जिनके निर्देशांक जैसे A और B के निर्देशांक पता है तो A B के बीच की दूरी लगा करके सूत्र निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति से सवाल दिया गया है। तो देखो हम क्या करते हैं, x1 और ये y1, इसको x2 और ये y2, इस तरीके से हमने ये मान लिया है, ये x1 y1 x2 y2। तो अब AB के बीच की दूरी का सूत्र हम लगा करके निकाल लेंगे। तो सूत्र एक होता है, देखो तो ये एक सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, वही हमने लिखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। बस इसी सूत्र में अब हमें क्या करना है, मान रख देना है। तो हम
रख देते हैं x2 का मान देखो 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस x1 का मान 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो यहाँ पर 0 है, माइनस y1 का मान है 3, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 5 में 0 गया 0, यानी 5 रहेगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 में मतलब 0 में -3 घटाएंगे तो -3 ही रहेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस इसका होता है 3 का 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट का 34। और हमें ये ऑप्शन में दे रखे हैं क्या? जी हाँ, ऑप्शन में दे रखे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक मूल हमें दे दिया 1/2, तो यही हम लिख लेते हैं एक मूल बराबर 1/2। जब भी मूल दे दें तो मूल का मतलब ये क्या होता है पता है, कि वो x का मान ही है, तो इसका मतलब है कि ये x का मान 1/2 है। तो जब भी मान हमें पता हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो मान उठा करके हमें समीकरण में रख देना होता है, और फिर जिसका मान पूछा है मान निकल आएगा। तो हम लिख देते हैं x बराबर, यानी समीकरण में x बराबर 1/2 रखने पर, चलो रख देते हैं। तो जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 और माइनस का ये 5/4 बराबर यहाँ 0 रहेगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस इसका गुणा मतलब k/2 माइनस 5/4 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 5/4 को इधर भेज दो, यानी k/2 इधर रखो, इन सबको उधर भेज दो, तो इधर रहेगा k/2 बराबर 5/4 पहले 0 की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस का और ये माइनस का 1/4, ठीक। तो इधर से k/2 बराबर बचेगा, इनका हर समान है तो 5 माइनस 1 यानी एलसीएम 4 मिल जाएगा, तो k/2 बराबर 5 में 1 गया बचा 4/4, 4 एकम 4 कट गया, k/2 बराबर आ गया 1, तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी से k बराबर 2 एकम 2 आ गया। अब आंसर में 2 हमें 1 पहला विकल्प दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नवा सवाल जो है, कह रहा 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों। बात सही है, यदि इनकी संगत भुजाएं एक अनुपात यानी समानुपाती हों, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ये जो सी नंबर है ये इसका आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। बात क्लियर। अब यहाँ हम देखेंगे 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर देखो यहाँ पर क्या कहता है, तो यहाँ हम डाल लेते हैं 10वां नंबर। कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है, तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। कोण ये 90 अंश बना दिया और इसको सी नाम दे देते हैं। अब का AC बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हम A दे देते हैं, ये भुजा हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर, फिर कहते हैं BC 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 हो गई, इसको B नाम दे दिए। तो कह रहा बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी, यानी बिंदु C से जाने वाली माध्यिका, इसकी माप हमसे पूछी है, तो इसको हम बिंदु D दे देते हैं। तो अब एक बात ध्यान देना, ये हमें ये भुजा पता, ये भुजा पता, ये भुजा पता नहीं, और ये देखो समकोण बन गया। तो समकोण जब भी बने तो अगली भुजा पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हमने देखो ऐसा लिख दिया समकोण त्रिभुज एबीसी में, यानी ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, ये हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो यहाँ पर कर्ण हमारी AB है, होगी भुजा, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस ये होगा BC का स्क्वायर, है ना, BC का स्क्वायर। तो अब AB का मान तो पता है ना ये, तो AC का मान देखो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का होता है 16, तो 9 16 25, यानी ये AB स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो यहाँ से AB का मान सीधे आ जाएगा
5। बात क्लियर। अब ए बी का मान 5 आ गया तो हमें बचा क्या कि ये भुजा 5 आ गई पूरी, यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक, ये 5 आ गई हैं। तो अब हमसे कहा है इसमें, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी, बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो जब ऐसी स्थिति हो तो ये माध्यिका होगी, यानी ये वाली भुजा सी डी जो होगी, सी डी की माप हमसे पूछी है। तो ध्यान देना, चूंकि ये जब उस एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण से अगर जो माध्यिका खींची जाती है तो वो कर्ण वाले भुजा की आधी होती है, इतना चीज याद रखना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से खींची जाने वाली माध्यिका कर्ण की आधी होती है। तो यानी यहाँ से जैसे इस पर खींची गई, समकोण से खींची गई, वो कर्ण पर ही जाएगी, तो इसकी ये आधी होगी। तो ये भुजा जैसे 5 आ गई, ठीक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये जो सी डी की माप है, सी डी बराबर हो जाएगी ए बी बाई 2, यानी ए बी का मान 5 आया तो 5/2 मतलब कि 2.5। अब 2.5 कहीं दे रखे हैं क्या, देखो, हाँ, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम 11 नंबर सवाल। देखो 11वां क्या कहता है, कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा का मान होगा। इसका मान पूछ लिया, तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है ना। साइन थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ऐसा करो, अगर इसका हम कर दें दोनों पक्षों का वर्ग, है ना, वर्ग करने से क्या होगा, तो देखो हम लिखते हैं दोनों पक्षों वर्ग कर देते हैं। वैसे हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं लेकिन वैसे बात बननेगी नहीं, ठीक, वर्ग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का भी होल स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी का सूत्र बनेगा, यानी ये देखो सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये सूत्र होता है। इसी के प्रयोग से अब इसको ओपन करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस आएगा सूत्र में, तो प्लस का ये कास स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कास थीटा और बराबर में 1 रहेगा। तो अब देखो इसका मान 1 होता है हमेशा, ये इधर हम दिखाई देते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो, ये एक सर्व समीका है, ठीक है। तो इसलिए इसके स्थान पर हम 1 रख सकते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से -2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। या सीधे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल टू 0, या केवल साइन थीटा कास थीटा का भी मान 2 को भी इधर भेजते हैं, ठीक। तो चलो साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमने इतना ये मान निकाला। अब देखो सवाल में हमें दे रखा है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा का मान होगा। तो अब सवाल लिख लेते हैं। सवाल हमें क्या दे रखा है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा, इसके बराबर मान निकालना है। तो देखो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये बन गया विजय वाला सूत्र, ये अरे ये चीज़ है ना। तो इसको अब एक हम सर्व समीका फिर बनाते हैं। तो सर्व समीका बनाने के लिए हम क्या लिखें, अगर इधर देखो हम एक सूत्र लिखते हैं, यदि a प्लस बी का
होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab ये होता है। अब अगर केवल हम इसका रखें तो 2ab इधर आ जाए पक्षांतर होकर के, तो ये क्या बचेगा, इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ तो बचेगी। तो ये इसी को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, और अब इसके स्थान पर प्लस का 2ab, 2 साइन थीटा कास थीटा। अब 2 साइन थीटा कास थीटा की ये सीधे वैल्यू दे ही रखे हैं, ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा, इसका मान तो 1 ही हो जाएगा इसके स्थान पर। देखो हम कई बार ये बता चुके, ये 1 होता है तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू ये 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का मान ये 0 आ गया तो 0 रख देते हैं, तो ये 1 माइनस 0 बराबर 1 रहेगा। और देखो 1 का किसी ऑप्शन में दे रखे हैं क्या, हाँ ऑप्शन ए में 1 दे रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखो सवाल नंबर 12 में देखो पहली बात तो ये सवाल यहाँ गलत लिखा, 24 नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पर होगा साइन 2a, ठीक, तो इसको हम 2a कर देते हैं। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, यानी साइन 2a कब सत्य होगा, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब होगा जब इनमें से कौन सा कोण होगा। तो चलो इसको हल करके ही देखते हैं। हमें दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, यानी हमें कोण कुल मिलाकर के ज्ञात करना है। तो साइन 2a का सूत्र एक होता है, देखो साइन 2a बराबर सूत्र होता है 2 साइन a कास a बराबर 2 साइन a इधर दिए ही हैं 2 साइन a। तो यहाँ से हम क्या करें, साइन a से साइन a काटे और 2 से 2, तो यहाँ से बचा हमारा केवल कास a बराबर इधर बचेगा 1, क्योंकि कटे हैं केवल, है ना, इसका मतलब ये इधर 0 में जाएगा। तो यहाँ से कास a बराबर 1 आ गया। अब ये कास में 1 किसका मान होता है, तो ये होता है कास a बराबर कास 0 का मान 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कास 0, तो कास से कास कैंसिल, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 0, यानी हमें 0 पहला ऑप्शन दे रखे हैं वही सही होगा। देखो त्रिकोणमिति से कई सारे सवाल चल रहे हैं। अब देखते हैं 13 नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कास थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस कास थीटा बराबर है। चलो इसको हल करते हैं भाई, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले हमें दे रखा है 4 tan थीटा बराबर 3, ठीक, तो यही चीज़ लिख लेंगे 4 tan थीटा बराबर 3। तो अब इसका 4 पहले इधर से इधर ले आओ, तो यहाँ से आ जाएगा ये tan थीटा बराबर 3/4। अब जब 3/4 आ गया तो अब tan बराबर, देखो त्रिभुज में सूत्र क्या होता है वो तुरंत लगाओ, ये होता है लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार। अब एक यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं छोटा सा, इसको नाम दे देते हैं ABC, ये कोण 90 अंश और ये कोण थीटा। तो इसका मतलब ये वाली भुजा लंब हो गई और ये हो गए आधार। तो जब 3 और 4 का अनुपात हो तो अगली भुजा 5 जरूर होगी, नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल दो, लगा देते हैं। तो देखो ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, लगा दिया। अब देखो यहाँ पर कर्ण क्या है, AC है, तो AC का वर्ग बराबर लंब है 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस आधार है 4, तो 4 का वर्ग, तो यहाँ से 3 का वर्ग होता है 9 प्लस आधार 4 का वर्ग 16, तो 16 9 हो जाएगा ये 25, यानी इसका मतलब AC स्क्वायर बराबर 25 आएगा। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा 5, चूँकि ये माप है इसलिए प्लस माइनस करके नहीं लिखेंगे, सीधे प्लस का ही लिखेंगे, यानी ये भुजा आ गई हमारी 5, ठीक। तो अब इस सवाल में हमें देखो मान साइन का भी और कास का भी चाहिए, तो अब देखो साइन का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर त्रिभुज में सूत्र यही होता है। तो इसका मतलब लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। अब कास थीटा का भी मान चाहिए, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार तो हो गया 4,
करोड़ हो गया 5। तो अब लिख लो सूत्र सवाल। अब सवाल क्या है, 4 साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान देखो है 4 साइन थीटा प्लस कास थीटा। सवाल लिख लिया, अब रख दो मान। तो देखो 4 इंटू साइन थीटा का मान है 3/5 माइनस कास थीटा का है 4/5 अपान में फिर 4 इंटू साइन थीटा का मान है 3/5 प्लस कास थीटा का मान है 4/5। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर ऊपर देखो हल कर लेना, 4 का गुणा 3 में ही होगा तो 4 टाइम 12/5 माइनस का 4/5 और इधर से 4 टाइम 12/5 प्लस का 4/5। ठीक, इतना हो गया। अब देखो जब हर समान हो तो एलसीएम वही मिलता है। तो इधर से हम देखो देखेंगे ये 5 एलसीएम मिल रहा है तो 5 एलसीएम इधर से मिला तो ऊपर क्या 12 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, इधर से एलसीएम नीचे से भी 5 तो ये 12 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4। अब देखो जब दूसरी और चौथी संख्याएं सेम हो तो वो कट जाती हैं। तो यहाँ से ये और ये कट गए तो बराबर 12 में 4 गया, बच्चे का कितना 8/12 4 कितना हो गया 16। अब 8 एकम 8 8 दूना 16 तो ये बराबर 1/2 आ गया। और यही आंसर हो गया 1/2। हमें ऑप्शन सी दे रखे हैं, ये इसका हल हो जाएगा। सवाल नंबर 14 भी देख लेते हैं यहीं पर। अब देखो 14वां जो है वो क्या कहता है, sec a + tan a × 1 - sin a का मान होगा। तो चलो निकाल लेते हैं सवाल नंबर 14। क्या दे रखा है सवाल जो है वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है sec a + tan a × 1 - sin a, ये इतना मान दे रखा है। तो चलो अब इसको हम करते हैं हल बराबर। सबसे पहले देखो कोई भी सवाल यदि हल कर रहे हैं तो 90% चांस है कि उसको साइन और कास में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसको भी हम वैसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा बराबर होता है 1/कास। तो इसको 1/कास से कर लिया प्लस tan है तो tan होता है sin/कास। तो sin a/कास हो गया और इधर से ये 1 - साइन हम ऑलरेडी मतलब लिखते चल रहे हैं। तो अब देखो हर इसका समान हो गया तो हमें कास जो है ना एलसीएम मिल जाए तो ऊपर आ जाएगा 1 + sin a और ये 1 - sin a। अब ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा। जब ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो ये एक सर्वसमका बनेगी। वो सर्वसमका हमारी कौन होगी, a - b × a + b बराबर ये होता है यहाँ a² - b²। ये सर्वसमका बनेगी। तो इसी के प्रयोग से हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1 - का sin² a, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा तो a² - b² का रूप बन जाएगा। b के स्थान पर sin a है अपान कास a। अब देखो एक यहाँ फिर सर्वसमिका होती है 1 - sin के, चूंकि देखो यहाँ हम बता रहे हैं चूंकि ये देखो होता क्या है sin² a प्लस कास स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो अगर साइन को इधर भेज दो तो साइन को जब इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, कास स्क्वायर a बचेगा। तो इधर हो क्या जाएगा 1 - sin² a रहेगा। तो वही तो ये लिखा है तो 1 - sin² और कास स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कास स्क्वायर a अपान कास a। तो कास a से ये स्क्वायर कट गया तो बचेगा कितना, केवल कास a। और ये ऑप्शन में हमें दे रखा है ये डी वाला सही हो जाएगा। अगला नंबर, अब यहाँ पर कह रहा है यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक वृत्त के लिए त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपसे सूत्र ही पूछ लिया और एक सूत्र जरूर पूछेगा, ये मेरी गारंटी है 100%। ठीक, तो जब भी कोई आर मतलब एक आर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड हो, ये आर है ये आर है, ठीक, आर त्रिज्या वाला एक त्रिज्यखंड जब भी हो तो उसका जब भी हमसे सूत्र पूछा जाएगा, ठीक है, तो और कोण ये थीटा बनता हो तो एक ये देखो वृत्त का ही तो भाग है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। अब ये आर त्रिज्या वाला बन गया तो इसका केवल हमें थीटा पता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा
थीटा, और ये थीटा किस मतलब पूरे कितने का भाग है, 360 अंश का भाग है, तो 360 बटे में आ जाएगा। यानी ये ऐसा कौन सा हमें मिल रहा है, पहला ए वाला ऑप्शन ही तो नज़र आ रहा है ऐसा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वीडियो में इतने ही, बाकी के जो बचे सवाल है ना वो उनको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।